लेक्चर नंबर 72 पार्ट 3 इन डेज 33 अर्निंग पर शेयर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग बात करते थे डाइल्यूटेड ईपीएस का कि अगर एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो क्या फार्मूला होगा, एक से ज़्यादा अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो क्या फार्मूला होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बात करने वाले हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि सर बोले हैं कि इन डेज 33 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा एलडीआर है। जनरली कोई भी चैप्टर में 40% 30% एलडीआर होता है, लेकिन इन डेज 33 में जितना क्वेश्चन है उसका 60% क्वेश्चन एलडीआर है। ठीक है, तो वहाँ पे तुम ध्यान देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, एक बार तुम इसको पढ़ लो फिर आगे देखना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन का जो ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो अकाउंटिंग ईयर नहीं है ना ही कैलेंडर ईयर। इसका अजीब कैलेंडर ईयर है, इसका अजीब अकाउंटिंग ईयर है। 30 जून से 30 जून है इसका। ठीक है, ओके ठीक। क्वेश्चन क्या बोला है कि 30 जून 11 को ओपनिंग में 15 लाख इसके पास शेयर्स है, 1 रुपये का शेयर है, तो 15 लाख रुपया का शेयर है इसके पास। ठीक है, ओके। 1 अक्टूबर 11 को 12.5 लाख का लोन दे रहा है, कन्वर्टेबल लोन दे नहीं रहा है, ले रहा है। ठीक है, तो 12.5 लाख रुपया का कन्वर्टेबल लोन है, एक तरीके से कन्वर्टेबल डिवेंचर इसको मान लो। तो 12.5 लाख का कन्वर्टेबल डिवेंचर ही ले रहा है। ठीक है, कन्वर्टेबल है मतलब बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये नहीं बोला हुआ है इसमें डायरेक्टली कि इतना का जो लोन है वो कन्वर्ट होगा इतना शेयर्स में। क्या बोल रहा है कि डिपेंड करता है कि कब कन्वर्ट हो रहा है। अगर 2016 में कन्वर्ट होगा तो हर एक इतना लोन पे इतना शेयर देने वाले हैं, या फिर जैसे कि 30 जून 2016 को बोल रहा है कि हर 100 रुपये के लोन पे 135 हम लोग शेयर देंगे। लेकिन अगर 30 जून 17 को अगर कन्वर्ट होगा तो हर 100 रुपया के लोन पे हमको 130 शेयर देना पड़ेगा। अगर 30 जून 18 को अगर होगा तो हर 100 रुपये के लोन पे 125 शेयर हम लोग देने वाले हैं। तो इसमें श्योर नहीं है कि कितना हम लोग शेयर देने वाले हैं। ठीक है, ओके। सर क्या बोले हैं कि तुमको इससे मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, ये नहीं भी बात बताते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि ये जो रिटेन इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन है, ये जो कन्वर्जन ऑप्शन है, इसके वजह से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सीधा P&L में जाएगा। ठीक है, P&L मतलब कि फेयर वैल्यू चेंजेस वाला जो भी लॉस है वो P&L में जाएगा, OCI में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? P&L में, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, 2012 और 2013 में तुम्हारा कितना का लॉस हो रहा है? 2500 का और 2650 का लॉस क्यों हो रहा है? ये जो कन्वर्जन ऑप्शन है उसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना का? 2500 का और 2650। इस लॉस के ऊपर कोई भी टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है। जैसे कि जनरली जब भी लॉस होता है हमको तो उसके ऊपर हमको टैक्स का सेविंग होगा। सच तुम नॉर्मल बात है, जैसे कि अगर तुमको इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो उसके ऊपर तुमको टैक्स सेविंग होता है। वैसे ही कोई भी अगर लॉस होगा तो उसके ऊपर टैक्स सेविंग होगा। लेकिन इसमें साफ साफ बोल दिया कि तुझसे तुमको कोई मतलब नहीं है, टैक्स से कोई मतलब नहीं है। जो कि यहाँ पर कोई टैक्स का सेविंग ना टैक्स का लॉस होगा, कुछ नहीं। तुमको टैक्स से कोई मतलब नहीं है, टैक्स इग्नोर। ठीक है, द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लोन है तो उसका बिफोर इंटरेस्ट फेयर वैल्यू मूवमेंट, फेयर वैल्यू जो चेंज हुआ 2500 2650, उससे भी पहले, मतलब कि जो प्रॉफिट है बिफोर कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द फेयर वैल्यू चेंज एंड टैक्सेशन, इट इज़ 8,25,000 एंड 8,95,000 फॉर 30 जून 12 एंड 30 जून 13। दो गो ईयर का डेटा, दो ईयर का तुमको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू चेंज और टैक्स दिया हुआ है कितना? 825 और 895। ठीक है, ओके। द रेट ऑफ टैक्स फॉर बोथ पीरियड इज 33%, टैक्स इज 33%। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्वेश्चन में तुमको निकालना बोल रहा है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। ठीक है भाई, तो कौन से ईयर का हमको निकालना है? यहाँ पे देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसका दिया हुआ है? 2 ही साल का दिया हुआ, 12 और 13 का। तो ये जो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना होगा सिर्फ 12 और 13 का निकालना होगा। ठीक है, परफेक्ट, निकाल देंगे नहीं, चलो निकालते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ तुम पेज नंबर 436 कॉपी पे। देखो क्वेश्चन में 2 साल दिया हुआ है, तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में तुमको बताया था कि जब भी 2 साल का दिया होगा तो ऐसे निकालोगे, नहीं निकालोगे कि बेसिक में जाके 2017-2019, फिर उसके बाद डाइल्यूटेड का 2017-2019, नहीं। तुम सर फॉर्मेट दिए 2007, दोनों जो साल है उसका कॉलम बनाओ, बेसिक निकाल दो दोनों का पहले, फिर डाइल्यूटेड निकाल दो, ईजी नो, बस। तो वैसे इसमें दिया हुआ है 30 जून 12 और 30 जून 13 का। तो पहले बेसिक ईपीएस निकालते हैं। बेसिक ईपीएस निकालने का फॉर्मूला EA ESH
डिवाइडेड बाई वेन्स। इसमें बेसिक में तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो EISH निकालो तुम पहले, तो EISH ऐसे निकलेगा, जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स फेयर वैल्यू चेंज है 825,895 वो दिया हुआ है। EISH तो सीधा नहीं दिया हुआ था, प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ था, वो देगा, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे। तो 2012 वाला जो 30 जून 12 का जो ईयर एंड हो रहा है उसमें इंटरेस्ट कितना क्या है, उसमें इंटरेस्ट सिर्फ 9 महीना गया है, क्योंकि लोन कब दे रहे हैं, अक्टूबर में, और जून महीना साल स्टार्ट हो रहा है जून से, तो जून से अक्टूबर में 3 महीना ख़त्म हो गया है, तो 9 ही महीना का इंटरेस्ट जाएगा 2012 में। बाकी का 30 जून 2013 वाला ईयर में पूरा साल का जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, वो गया हुआ है। अभी तुम्हारा आपके पास आ गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से नहीं, एक और चीज़, अभी तुम इंटरेस्ट माइनस किया, एक और चीज़ तुमको माइनस करना है, क्या, फेयर वैल्यू चेंज। तो इंटरेस्ट का तुम फेयर वैल्यू जो लॉस हो रहा है 2500 का 2650 वो कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ अमाउंट, उसमें से टैक्स माइनस कर देना 33%। लेकिन मेरे भाई कॉपी में तो ऐसा नहीं किया हुआ है, कॉपी में तो टैक्स सीधा निकाल रहे हैं इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। तुम बोल रहे हो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स फेयर वैल्यू चेंज में इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो, फिर फेयर वैल्यू चेंज, तुम बोला कि फेयर वैल्यू चेंज को माइनस करके उसके बाद तुम टैक्स निकालो, लेकिन इसमें तो बिना फेयर वैल्यू लॉस को किए हुए टैक्स निकाल दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, हमको इग्नोर करना है फेयर वैल्यू वाला चीज़ पे, तो उससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ही तो टैक्स किस पे निकल रहा है, टैक्स सिर्फ उस पर निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में, उसको मतलब नहीं है कि तुम फेयर वैल्यू कल है नहीं है, टैक्स सिर्फ लगेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स लगा दिए, जो फेयर वैल्यू है उसके ऊपर कुछ नहीं लग रहा है, तो वैसे निकाल देंगे। तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, EISH 5 लाख और 5,30,000। फिर आ जाओ वेंस निकालो बेसिक EPS के लिए, तो जब वेंस निकालोगे तो दिया हुआ 15 लाख। इसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स तो मतलब नहीं, क्योंकि बेसिक निकाल रहे हो तो कर दोगे, तो बेसिक EPS कितना आ गया 0.33 0.35, ठीक है, ईजी, डन। अब बेसिक EPS निकाल दिया, अब तुमको डाइल्यूटेड EPS निकालना है। डाइल्यूटेड EPS का 2 फॉर्मूला होता है, डिपेंड करता है कितना पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। हमारे पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर सिर्फ एक ही है, मतलब लोन, तो नॉर्मल फार्मूला लगेगा, ठीक है। नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं, नॉर्मल फार्मूला क्या था, बेसिक ESH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ PES डिवाइडेड बाई बेसिक वेंस प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ PES बेस। तो पहले EISH की बात करते हैं, न्यूमरेटर वाला। तो बेसिक EISH कितना दिया हुआ है तुम्हारा 5 लाख और 5,30,000 दिया हुआ नहीं, हम लोग निकाले हैं 5 लाख 5,30,000, ठीक है, बेसिक वाला EISH लेना, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ PES क्या है यहाँ पे हमारा क्या है, PES हमारा PES है यहाँ पे तुम्हारा लोन। तो लोन के ऊपर अगर लोन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हमको मिलेगा, हमको इंटरेस्ट का सेविंग मिलेगा, तो इंटरेस्ट का सेविंग, उसमें फिर जो टैक्स वहाँ सेव होने वाला था इंटरेस्ट देने के बाद, सब टैक्स हमको सेव नहीं होगा, तो टैक्स लॉस हो गया। ओके, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। एक और चीज़ हो रहा है हमको लोन की वजह से, क्या हो रहा है, जनरली डिवेंचर की वजह से 2 ही चीज़ होता है, इंटरेस्ट और टैक्स, लेकिन यहाँ पे जो लोन है उसकी वजह से एक और चीज़ हो रहा है, इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा, क्या, फेयर वैल्यू चेंज। वहाँ पे फेयर वैल्यू लॉस हो रहा था बिकॉज ऑफ लोन, लेकिन जब वो लोन कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में तो फेयर वैल्यू लॉस नहीं होगा, तो उसको ऐड करना होगा। देखो प्लस किया हुआ है, कर दोगे, ओके। और फेयर वैल्यू लॉस के ऊपर तुमको कोई भी टैक्स नहीं करना है, तो देखो टैक्स काटा हुआ है, तो तुम्हारे पास EISH प्लस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर आ गया 5,52,000 5,99,000, ठीक है। अब निकालो बेसिक वेंस प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ PES। तो बेसिक वेंस कितना, 15 लाख 15 लाख, इम्पैक्ट ऑफ PES निकालोगे, तो इम्पैक्ट ऑफ PES निकालने आओगे तो तुम पता नहीं कर पाओगे कि भाई कितना शेयर्स हम लोग देने वाले हैं लोन को, क्योंकि हमको तो पता नहीं है। हम निकाल रहे हैं 2012-2013 में, और 2012-13 में तो कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट होगा 16-17 से कन्वर्ट हो रहा है, तो तुमको तो पता नहीं कि 135 शेयर दोगे, 120 दोगे, 125 दोगे। सर क्या बोले हैं कि कंपनी के ऊपर नहीं है कि भाई कब कन्वर्ट होगा, कंपनी जो इन्वेस्टर है वो कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है, शायद समथिंग ऐसा ही कुछ। तो इन्वेस्टर बोलेगा कि हमको 135 चाहिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जब शेयर मिलेगा तभी वो कन्वर्ट कराएगा, तो सबसे ज़्यादा शेयर कब मिल रहा है 135 वाला, तो 135 तुमको कंसिडर करना है, कर दोगे। और 2017 में तो 2012 में तो तुम कितना देर तक वो डाइल्यूटेड था, सिर्फ 9 महीना, क्योंकि 3 महीना तो था ही नहीं, 9 ही महीना को आया है लोन, तो उसके ऊपर जो इक्विटी शेयर होगा वो कितना देर का मालिक होगा, सिर्फ 9 महीना, मतलब कितने दिन तक अलाइव था वो, 9 महीना, तो 9 महीना। वैसे तुम्हारा वेंस निकल जाएगा, ठीक है, डाइल्यूटेड निकाल दो, तो बेसिक भी निकल गया, डाइल्यूटेड भी निकल गया, बन गया क्वेश्चन, इजी, वेरी इजी।
देखो लास्ट में नोट में भी सर दिया, वाई वी टू कन्वर्जन रेशियो ऑफ 135 शेयर ओनली बिकॉज इट इज़ द मोस्ट डाइल्यूटिव, दैट इज मोर नंबर ऑफ शेयर इज टू बी इशूड। ठीक है, ठीक है, डन। अब हम लोग चलते हैं दूसरा इलस्ट्रेशन पे, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 14। ठीक है, क्या है भाई इलस्ट्रेशन नंबर 14? ओके, देखो ये भी LDR है, सब जैसे LDR ये भी LDR ही है। ओके, परफेक्ट। इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है इसमें दो इंडेक्स है, एक इंडेक्स 33 है और इंडेक्स 109 है। ठीक है, इंडेक्स 109 क्या था? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तुम एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद बात करते हैं इसको। तो इलस्ट्रेशन 14 क्या बोलता है? एंटिटी इशूज 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड दे रहा है ईयर 1 पे। बॉन्ड है 3 ईयर का टर्म, फेस वैल्यू 1000, गिविंग टोटल प्रोसीड ऑफ 20 लाख। 20 लाख रुपये का बॉन्ड है, क्योंकि 2000 बॉन्ड एट द रेट 100 दिया जा रहा है, एट द रेट 1000 दिया जा रहा है। इंटरेस्ट एनुअली पेएबल है, इंटरेस्ट का कूपन रेट 6% है। ईच बॉन्ड कन्वर्टेबल एट टाइम मेच्योरिटी इंटू 250 ऑर्डिनरी शेयर्स। एक बॉन्ड कन्वर्ट होगा 250 शेयर्स में। ठीक है, एंटिटी हैज़ एन ऑप्शन टू सेटल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड इन ऑर्डिनरी शेयर्स। एंटिटी के पास ऑप्शन है कि या तो वो कन्वर्ट करा सकता है बॉन्ड को इक्विटी शेयर में, या फिर नहीं भी करवा सकता है, सीधा कैश दे सकता है। कन्वर्जन के ऊपर इक्विटी शेयर दे या फिर नहीं दे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। When the bond are issued, the prevailing market interest for similar debt without conversion is 9%. कंपनी दे रही है कन्वर्टेबल बॉन्ड कितना परसेंट पे? 6% इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन मार्केट में नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड कितना का आ रहा है? 9% पे। नॉन कन्वर्टेबल 9%, 9%, कन्वर्टेबल 6%। ठीक है, तो कंपनी को सेविंग हो रहा है एक तरीके से। अगर नॉन कन्वर्टेबल देती तो उसको भी 9% इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन ये कन्वर्टेबल दे रही है इसलिए उसको सेविंग हो रहा है कितना? 3% का। ठीक है, एट द इशू डेट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज ₹3। मार्केट में नॉर्मल जो शेयर है उसका दाम 3 रुपया है। ठीक है, इनकम टैक्स इज इग्नोर्ड, इनकम टैक्स तुमको इग्नोर कर देना है, तुम भूल जाओ। ओके, एंटिटी एज अकाउंटेंट फॉर कन्वर्टेबल इक्विटी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गया, इंडेक्स 109 से वो सबको अकाउंट कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्टेड इन प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स। ये जो इंटरेस्ट है वो एट्रीब्यूट कर चुका है जो भी प्रॉफिट होने वाला है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट आया था ना उसमें से इंटरेस्ट ये लोग माइनस कर चुका है। इसीलिए देखो नीचे क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट इन ईयर 1 दिया हुआ है 10 लाख रुपया। सीधा EASH दिया हुआ है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तुमको सीधा दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले ही लोग इंटरेस्ट माइनस कर चुका है, तो EASH तुमको सीधा दे दिया है। आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डिंग कितना है? 12 लाख। वेंस तुमको दिया हुआ है, EASH दिया हुआ है, वेंस दिया हुआ है, तो बेसिक तो यही निकल दिया 10 लाख बाई 12 लाख। ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तुमको निकालना क्या है? बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS। ठीक है, ठीक है भाई निकालते हैं, लेकिन निकालने से पहले बेसिक तो तुम निकाल दिए हो, डाइल्यूटेड EPS निकालने से पहले तुमको एक बात समझाते हैं। ये क्वेश्चन बोले थे क्या कि इसमें इंडेक्स 33 और 109 भी है। क्यों 33 है? क्योंकि बेसिक डाइल्यूटेड निकालना है। 109 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिस हैज़ बीन अकाउंटेड यूजिंग फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स 109 के हिसाब से। ठीक है, एक और बात बोला है, एंटिटी हैज़ एन ऑप्शन टू सेटल द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगर तुमको याद नहीं होगा तो हम तुमको ले चलते हैं इंडेक्स 109 पे। ठीक है, पेज नंबर 1 मिनट, अच्छा हम लिखे नहीं है पेज नंबर 85, जो दूसरा कॉपी है उसमें पेज 85 और लेक्चर नंबर 19 दोनों अलग अलग है। पेज 85 पे तुमको दिया हुआ है एक बात, पेज नंबर और लेक्चर नंबर 19 का जो दूसरा पेज है उसमें दूसरा बात दिया हुआ है। हम सबका समराइजेशन अभी तुमको बता रहे हैं। ठीक है, ओके। CFI कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, याद है क्या था? CFI का मतलब होता है कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि दो तरह का इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो चीज़ का फीचर है।
जैसे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो एफएल भी है और इक्विटी भी है, मतलब फिनेंशियल लायबिलिटी भी है और इक्विटी भी है। फिनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है? फिनेंशियल लायबिलिटीज है ना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे, एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि तुम पेमेंट करोगे, ठीक है, दैट इज़ फिनेंशियल लायबिलिटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी शेयर्स। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एफएल का भी फीचर है और इक्विटी का भी फीचर है, उसको हम लोग सीएफआई कहते हैं। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है भाई जिसमें दोनों फीचर होते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर में जो इंटरेस्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे है, ठीक है। और कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब इक्विटी शेयर जाएगा, तो इसमें इक्विटी भी कंपोनेंट है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एफएल भी है और तुम्हारा इक्विटी भी है, तो यहाँ जो कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? सीएफआई कहेंगे। ट्रू ट्रू। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर सिर्फ एफएल रह जाए या फिर सिर्फ सीएफआई बने। मतलब अभी तो तुम बोला कि कन्वर्टेबल डिवेंचर में इंटरेस्ट है और इक्विटी है, तो वो सीएफआई बन गया। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर सिर्फ एफएल कैसे रह गया? फिर से बोल रहा है, मिक्स हो गया। अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर में जो इंटरेस्ट है वो फिनेंशियल लायबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे, और कन्वर्टेबल डिवेंचर लास्ट में इक्विटी जाएगा तो वो इक्विटी है। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर में एफएल इंटरेस्ट हुआ और इक्विटी तो इक्विटी है ही, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर तुम्हारा सीएफआई बनता है। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर सीएफआई ना बने। सीएफआई ना बने मतलब सीएफआई ना बनने का मतलब उसमें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, दो इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ। कब ऐसा हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब कन्वर्टेबल डिवेंचर सिर्फ फिनेंशियल लायबिलिटी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है इंटरेस्ट देना, वो एफएल है, और लास्ट में इक्विटी देना, तो इक्विटी हो गया, तो तब तो ये सीएफआई हो गया। एफएल कहाँ रहा? बताते हैं। अगर कंपनी के पास ये पावर है कि कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, उसके ऊपर कंपनी का डिपेंड करता है, मतलब वो चाहेगी तो इक्विटी शेयर देगी, नहीं चाहेगी तो कैश दे देगी। इन्वेस्टर जो है, होल्डर जो है डिवेंचर का, उसके पास ये पावर नहीं है कि हमको इक्विटी चाहिए या कैश। कंपनी के पास पावर है, तो कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी तो चाहेगी कि हम तुमको इक्विटी ना दें, या फिर कंपनी चाहेगी कि हम तुमको कैश नहीं दें। ट्रू। तो अगर कंपनी चाहेगी कि कंपनी बोलेगी कि हम तुमको इक्विटी नहीं देंगे, कंपनी बोलेगी कि हम तुमको कैश नहीं देंगे, तो अगर कंपनी कैश नहीं देगी तो वो क्या बन जाएगी? वो कन्वर्टेबल डिवेंचर बन जाएगा सीएफआई, क्योंकि इक्विटी देगा। लेकिन अगर कंपनी बोल रही है कि हम तुमको कैश देंगे, तो इंटरेस्ट भी कैश में जाएगा और तुम्हारा रीपेमेंट जो लास्ट का जो रिडेम्पशन होगा वो भी कैश में जाएगा। तो जब दोनों चीज़ कैश में जा रहा है तो इक्विटी कहीं आया ही नहीं, एफएल बन गया, तो तुम्हारा कन्वर्टेबल डिवेंचर एफएल बन जाएगा। ट्रू, वेरी ट्रू, ठीक है, परफेक्ट। एक और बात कि अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर जो होता है वो, जैसे कि कन्वर्टेबल डिवेंचर, कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि या तो कन्वर्टेबल डिवेंचर दे सकती है मार्केट को या फिर नॉन कन्वर्टेबल। अगर नॉन कन्वर्टेबल देगी तो इंटरेस्ट रेट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में शेयर देने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो जनरली क्या होगा कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा और कन्वर्टेबल का इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो मतलब अगर कंपनी 100 रुपया लेना चाहती है तो कन्वर्टेबल डिवेंचर दे के 8% पे ले सकती है, लेकिन अगर नॉन कन्वर्टेबल देगी तो उसको 12% देना होगा। तो अगर कोई भी कंपनी तुम्हारा कन्वर्टेबल दे रही है तो उसको सेविंग एंड इंटरेस्ट होता है नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल के बीच, ठीक है। तो ये भी एक इक्विटी का कंपोनेंट बनता है। अगर ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आया तो तुमको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितना भी तुमको ज्ञान दिए हैं उसका भी तुमको ज़रूरत नहीं था इस क्वेश्चन में, बस एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि इससे अच्छा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग बनाते हैं 14, ठीक है। ओके ब्रो, तो स्टार्ट किया जाए। पहले तो बेसिक ईपीएस निकालना है, तो 10 लाख 12 कर दिए, 0.833 आ गया, ठीक है। ओके, डाइल्यूटेड निकालते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि कितना पीएस है। यहाँ पे पीएस एक ही है, तो नॉर्मल फार्मूला बेसिक प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पीएस, बेसिक EASH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पीएस डिवाइडेड बाय बेसिक वेन्स प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पीएस, ठीक है, एकदम ठीक है। तो बनाते हैं, तो पहले EASH निकालते हैं डाइल्यूटेड के लिए। तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था बेसिक EASH 10 लाख, फिर प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ तुम्हारा पीएस क्या है हमारा यहाँ पे डिवेंचर है,
तो डिवेंचर का इम्पैक्ट क्या क्या होता है, एक इंटरेस्ट होता है और एक उसका टैक्सेशन, इंटरेस्ट का सेविंग और टैक्सेशन का लॉस। तो इंटरेस्ट का सेविंग, इंटरेस्ट कैसे कितना सेव हो रहा है भाई, इंटरेस्ट जब बॉन्ड था तो कितना देना पड़ता था, 20 लाख का बॉन्ड था, 6% इंटरेस्ट रेट था, तुम देते थे 1,20,000 रुपया, तो लिख दो वहाँ पे 1,20,000, नहीं जाएगा 1,20,000। क्यों भाई 1,20,000 क्यों नहीं जाएगा, गधे हो गए, अभी तक तो हम लोग 1,20,000 करते थे, क्या प्रॉब्लम है तुमको, बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। और अभी तक जितना क्वेश्चन में आया था उसमें EIR नहीं दिया हुआ था तुमको, इस क्वेश्चन में EIR कहाँ दिया हुआ, अबे मार्केट रेट दिया तो हुआ है 9%, वो मार्केट रेट दिया तो हुआ है, और मार्केट रेट ही तो EIR होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो EIR दिया हुआ है। और अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया था उसमें EIR नहीं दिया हुआ था, जो भी कूपन रेट रहता था वही मान लेते थे हम लोग। और तुमको याद होगा कि जब हम लोग बेसिक EPS से पहले जो पढ़े थे EA/ESH निकालने के लिए, तो उसमें प्रॉफिट EBIT में से जो इंटरेस्ट माइनस होता था @EIR होता था, याद है। जनरली कूपन पे रहता था तो कूपन दे देते थे, लेकिन हमको तो EIR से करना है, तो हमको यहाँ पे जो सेविंग इन इंटरेस्ट होगा @EIR देना होगा, क्योंकि यहाँ पे EIR दिया हुआ है। ओके ठीक है, ले लो EIR कितना 9%, तो 9% इंटू 20 लाख 1,80,000 दे दो, 1,80,000 भी नहीं होगा, अभी हो तो गया, EIR पे ले तो लिया। अरे यार कूपन को मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू पे, यहाँ पे फेस वैल्यू 20 लाख है, EIR को मल्टीप्लाई करते हैं फेयर वैल्यू पे, याद करो, तो EIR जाता है फेयर वैल्यू पे, हमारे पास तो फेस वैल्यू है 20 लाख, और फेयर वैल्यू कहाँ से लाए, फेयर वैल्यू लाने के लिए तुमको इंड AS 109 का स्टेप बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो इंड AS 109 का स्टेप बनाते हैं। इंड AS 109 का स्टेप क्या था, स्टेप 1 कैश फ्लो, स्टेप 2 फेयर वैल्यू, स्टेप 2 में फेयर वैल्यू आ जाता था, स्टेप 3 डिफरेंस, अगर EIR मतलब अगर कुछ डिफरेंस हो जाता था, स्टेप 4 EIR, स्टेप 5 वैलिडिटी, 5 चीज़ बनाना होगा, समझे। तो ठीक है बनाओ। स्टेप 1 कैश फ्लो, लेकिन कैश फ्लो बनाने से पहले CFI का कॉन्सेप्ट याद करो। क्या कॉन्सेप्ट याद करें भाई, कि जब कैश फ्लो बन रहे होगे तो चलो ठीक है, स्टेप 1 कैश फ्लो बनाते हैं। ईयर 0 पे तुम्हारे पास 20 लाख आ रहा है, 1 से लेकर 3 तक तुम्हारे पास आउटफ्लो होगा कितना का, 1,20,000 पर एनम, हर साल 1,20,000 जाएगा। कूपन रेट जाता है, EIR के हिसाब से पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं, कूपन रेट के हिसाब से करते हैं, 1,20,000 देखो 6% हम रेट से लिखे हैं। और ईयर 3 में जब रिडेम्पशन होगा तो कितना पैसा जाएगा, 20 लाख। अबे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा 20 लाख, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंटिटी हैज़ एन ऑप्शन टू सेटल द प्रिंसिपल अमाउंट, सेटल द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड इन ऑर्डिनरी शेयर और इन कैश। कंपनी के पास ऑप्शन है कि या तो वो डिवेंचर को कैश में पेमेंट कर दे रिडेम्पशन पे, या उसको कन्वर्ट कर दे इक्विटी शेयर में। तो कंपनी क्या चाहेगी कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे या कैश में दे दे, कंपनी हर वक्त चाहेगी कि कैश में नहीं दे। ये तो हम लोग बेसिक अभी तक पढ़ते रहते हैं कि जब भी कंपनी के पास, जब तुम पेज 85 और उस पर गए होगे तो तुम समझे होगे कि जब भी कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो कैश में दे या फिर इक्विटी में, तो हर वक्त चाहेगी कि वो इक्विटी दे दे, कैश नहीं दे। सच बात है, इसीलिए एक लाइन का यहाँ जो बोल्ड किया हुआ एंटिटी हैज़ एन ऑप्शन, उसके वजह से जो ईयर 3 में जो रिडेम्पशन होगा उसमें 1 रुपया भी नहीं जाएगा, कोई कैश नहीं जाएगा, उसमें इक्विटी शेयर जाएगा। तो कैश फ्लो कुछ हुआ ही नहीं, तो ईयर 3 में 0 होगा। देखो 20 लाख को काटा हुआ है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इसी को लेकर हम CFI का भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सिर्फ एक लाइन के लिए। हम बोले थे कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा है एंटिटी हैज़ एन ऑप्शन, लेकिन तुमको रिलेट करने के लिए CFI ज़रूरी था। ठीक है, परफेक्ट। तो कैश फ्लो बनाती है। स्टेप 2 फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या करना होगा हमको, कंप्यूट के अज्यूम तब करते थे जब वो ना ही वो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन होता था, ना CFI होता था, ना L1 इनपुट होता था, तब हम लोग अज्यूम करते थे। लेकिन ये तो CFI है तो अज्यूम नहीं करेंगे, कंप्यूट करेंगे। तो फेयर वैल्यू कंप्यूट कैसे होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो @EIR और या फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे फ्यूचर कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग फैक्टर, और डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा क्या होता है हमारा EIR। तो जब वैसे निकालोगे तो तुमको पता चलेगा यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर कितना हुआ 9%, परफेक्ट। और कैश फ्लो कितना हमारा 1,20,000, सिर्फ 1,20,000 कैश फ्लो है। क्यों, क्योंकि हम लोग ईयर 3 का भी कैश फ्लो लेते हैं, लेकिन ईयर 3 में कैश फ्लो है ही नहीं, तो नहीं ले रहे। तो हमारा फेयर वैल्यू आ गया 3,03,000
755। ट्रू ट्रू। फेयर वैल्यू तुम्हारे पास आ चुका है। हम लोग अभी जब निकाल रहे थे डाइल्यूटेड ईपीएस, उसमें जब इम्पैक्ट दे रहे थे पोटेंशियल इक्विटी शेयर का सेविंग इन इंटरेस्ट, तो हमको सेविंग इन इंटरेस्ट एट द रेट EIR निकालना था। तो EIR पता था लेकिन फेयर वैल्यू चाहिए था, फेयर वैल्यू निकल गया। तो 3,03,755 पे एट द रेट 9% करोगे तो आ जाएगा 27,338। बन गया इंटरेस्ट इन सेविंग, तुम्हारा वैल्यू आ गया, तुम आगे चल सकते हो। लेकिन देखो सर आगे भी बनवाए हैं, आगे क्यों बनवाए हैं वो क्लैरिटी के लिए, आगे के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। स्टेप 3 भी आओ। स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, डिफरेंस निकालो ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू में। जब भी हम लोग कंप्यूट करते हैं फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली जब अज्यूम करते थे तो अज्यूम क्या करते थे, ट्रांजैक्शन प्राइस को ही फेयर वैल्यू मान लेते थे, कोई डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन जब भी कंप्यूट करेंगे तो फेयर वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन प्राइस, तो डिफरेंस आ गया। और डिफरेंस हर वक्त इक्विटी कंपोनेंट होता है। तुम पेज 85 उस पढ़े होगे तो वहाँ पे 85 फिर आगे में, तो जो भी डिफरेंस आता है जब CFI होता है तो वो इसको इक्विटी कंपोनेंट कहते हैं। तो इतना इक्विटी कंपोनेंट अपने क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है, तुमको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा चीज़ है। स्टेप 4 EIR दिया हुआ है। स्टेप 5 LAT बनाओ। तो ओपनिंग इंटरेस्ट एट EIR, रीपेमेंट अकॉर्डिंग टू कूपन रेट, क्लोजिंग। ओपनिंग कैसे जाता है तुम्हारा, जो फेयर वैल्यू होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो, आ गया क्वेश्चन। क्या फिर एक रेड पेन से लिखा हुआ है, वाई कैलकुलेटर ओनली फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट। पूछ रहा है कि तुम 1 साल का इंटरेस्ट क्यों निकालें। अरे मेरे भाई, तो पूरा लोन के ऊपर लगाओगे। 5 साल का जो जा रहा है 1 लाख 1,20,000 1,20,000, या फिर जो भी EIR 3 साल का जाएगा वो जाओगे, नहीं जाएगा ना, वो नहीं जाएगा सेविंग इन इंटरेस्ट। जब भी तुम पिछला क्वेश्चन देख लो उठा के भाई, जब भी सेविंग इन इंटरेस्ट हम लोग दिखाते हैं तो जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी उसका फेस वैल्यू। जैसे कि अगर 10 लाख का डिवेंचर है, उसका इंटरेस्ट रेट अगर 8% है, तो हम लोग 80,000 सेविंग इन इंटरेस्ट दिखाते थे। ये नहीं कि 5 साल का है तो 80,000 इंटू 5 दैट इज 4 लाख का इंटरेस्ट, नहीं, हम लोग 1 ही साल का देते थे। तो यहाँ पे सिर्फ 1 साल का देना है बस, ठीक। तो हम लोग निकाल रहे थे डाइल्यूटेड EPS, तो EISS 10 लाख और सेविंग इन इंटरेस्ट आया 27,338। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि भाई यहाँ पे EIR क्या था, तुमको EIR से इंटरेस्ट निकालना था, और EIR से निकालने के लिए तुमको फेयर वैल्यू चाहिए था, इसलिए तुम इंडेक्स 109 गया, ठीक है। ओके आ गया, परफेक्ट। तो सेविंग इन इंटरेस्ट आया, लेकिन PES की वजह से सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, टैक्स लॉस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो डिवेंचर था तो हमारा टैक्स सेविंग होता था, अब चला गया तो टैक्स लॉस। तो 27,338 पे कितना टैक्स लॉस हो रहा है, 33%। कितना परसेंट है, टैक्स रेट दिया ही वह नहीं है, इसलिए तो वहाँ क्वेश्चन बोला इनकम टैक्स इज़ इग्नोर्ड, तुमको इग्नोर कर देना है। तो टैक्स लॉस तो कुछ नहीं, छोड़ दो। EISS आ गया। वेंस में आओगे तो तुम आराम से निकाल लोगे। वेंस आ गया तुम्हारा, डाइल्यूटेड EPS निकल गया, परफेक्ट। इस क्वेश्चन में सिर्फ इम्पॉर्टेंट था यही वाला EIR वाली चीज़, कि अगर क्वेश्चन में EIR दिया हुआ है तुमको तो तुमको देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तुम बोलोगे भाई शेयर वारंट वाला में भी दिया रहता है मार्केट रेट, जैसे इसमें मार्केट रेट दिया उसमें वारंट दिया होता है, तो उसमें भी ऐसा माथा खपची है। नहीं, शेयर वारंट वाला उसमें फ्री कंपोनेंट निकालने के लिए होता है, डिवेंचर में अलग चीज़ है, ठीक है। ओके। और शेयर वारंट तुम्हारा फिनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, और ना ही वो CFI है। शेयर वारंट सिर्फ इक्विटी चीज़ है, तो इक्विटी में कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है, परफेक्ट। और एक और चीज़, LAT जब बनाते हो 5 स्टेप, हर वक्त फिनेंशियल लायबिलिटी या फिर फिनेंशियल एसेट का बनता है, इक्विटी का नहीं बनता है, इसलिए शेयर वारंट नहीं जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क था, वो हम खुद से बनाए हैं, वही डाइल्यूटेड EPS का, कि जब एक से ज़्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। इसमें देखो हम गलती किए थे, फिर से हम ही किए थे, बना दिए थे कि नॉर्मल तरीक़ा से, लेकिन ये भूल गए थे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा PES है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, देखो काटना पड़ा था हमको, फिर बनाए। तो क्या फॉर्मूला था, इंक्रीमेंटल रैंकिंग किसका, रैंकिंग 1 उसको जिसका इंक्रीमेंटल सबसे कम है, यहाँ पे ऑप्शन सबसे कम था, और वैसे करके चल जाएगा। एक और हम इसमें गलती क्या किए थे कि जब ऑप्शन का जब वेंस निकाले थे ना, उसमें हम मिस्टेक कर दिए थे। ऑप्शन का जब वेंस होता है उसका जो इक्विटी शेयर होगा वो प्रोपोर्शनेट होता है, फ्री। तो यहाँ पे चीज़ याद था कि प्रोपोर्शनेट करना है हमको, नहीं भी याद नहीं था कि प्रोपोर्शनेट करना है, एक तो वो मिस्टेक। और दूसरा मिस्टेक एक और चीज़ हम आगे क्वेश्चन में किए हैं, यहाँ तो सही किए हैं, क्या
कि मार्केट माइनस एक्सरसाइज डिवाइडेड बाई मार्केट करना होता है, डिवाइडेड बाई एक्सरसाइज नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 करना चाहिए था, हम 90 किए, लेकिन आगे हम क्या कर दिए कि गलती से 75 कर दिए थे। ठीक है, तो बस ये याद रखना। बन गया, डन ना डन, बाय बाय।